गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पहला टाइप जो एडिशन पॉलीमराइजेशन था वो इससे पहले पढ़ा, और उसके बाद हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन स्टार्ट किया। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो हमने रिएक्शंस पढ़ी उसमें फ़र्स्ट हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, और इसके बाद हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो है कंडेंसेशन ऑफ एडिपिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो यदि एडिपिक एसिड का इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ कंडेंसेशन कराया जाता है तो ये जो रिएक्शंस हैं ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप जो है कंटिन्यूटी में होती हैं, और इसका जो इंक्रीज़ है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, जैसे हमने कहा था कि मोनोमर्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही मोनोमर्स कंबाइन करें जिनमें एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप हो। बहुत सारे मोनोमर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिनमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं। तो ये जब कंडेंस करते हैं तो ये जो पॉलीमर्स बनाते हैं ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनाते हैं। तो इसमें हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल देखा था वो कार्बोक्सिलिक एस्टर का और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का देखा था, ऐसे ही मेथनॉल का और एसिटिक एसिड का देखा था। और इसमें हमने ये कहा था कि हर रिएक्शन के स्टेप में छोटे मॉलिक्यूल्स, चाहे वो वाटर के हों, अमोनिया के हों, अल्कोहल के हों, वो निकलते हैं। तो ऐसे ही जब हम कंडेंसेशन ऑफ एडिपिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल का देखते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एडिपिक एसिड और ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल का जब रिएक्शन होता है तो फर्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है। अगेन फिर वो इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करता है, और स्टेप बाय स्टेप जो एडिपिक एसिड है और इथाइलिन ग्लाइकॉल का कंडेंसेशन होकर ये एक लंबी चेन पॉलीमराइजेशन की या एक लंबी चेन का पॉलीमर जो है उसको प्राप्त कराता है। ऐसे ही फिर कंडेंसेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरथैलिक एसिड का भी होता है। तो अगेन कंडेंसेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल या टेरथैलिक एसिड का जब होता है तो अगेन देयर इज़ अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप जब भी रिएक्शन होगी तो दो मॉलिक्यूल्स जो कंडेंस करेंगे उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलता चला जाता है। कुछ रिएक्शंस में अमोनिया निकलेगा, कुछ रिएक्शंस में वाटर निकलेगा। ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो निकलकर, या अल्कोहल का कोई मॉलिक्यूल निकलेगा। तो इस तरह से ये कंडेंस होते हैं आपस में, और ऐसे मोनोमर्स जुड़ते हैं जिनमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से मोनोमर्स के जुड़ने से हमें कंडेंसेशन के प्रोसेस से जो पॉलीमर्स प्राप्त होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के अंतर्गत। तो जैसे यहाँ टेबुलर फॉर्म में हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप और सेकंड फंक्शनल ग्रुप, फिर प्रोडक्ट, इसके एग्जांपल्स। तो पहला फंक्शनल ग्रुप, यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कंडेंस करता है तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो पॉलीएस्टर मिलेगा, और इसका एग्जाम्पल है टेरिलीन्स। तो टेरिलीन्स जो हैं वो पॉलीएस्टर्स हैं जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप मिलकर एस्टर ग्रुप बनाते हैं। तो क्योंकि कई सारे एस्टर ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट होंगे जब कंडेंस होके ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, इसीलिए इसको पॉलीएस्टर्स कहा जाता है। यानी एस्टर ग्रुप n नंबर ऑफ टाइम्स जब एस्टर ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो वो पॉलीएस्टर्स कहलाएंगे। ऐसे ही यदि अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ते हैं तो ये एमाइड्स का जनरेशन कराते हैं, एंड अगेन नंबर ऑफ एमाइड ग्रुप्स क्योंकि प्रेजेंट है इसलिए वो पॉली एमाइड्स कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है नायलॉन 6,6। ऐसे ही यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और आइसोसाइनेट ग्रुप जो है वो जुड़ता है तो ये पॉलीयूरेथेन्स बनाते हैं, और इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आता है वो स्पेंडेक्स फाइबर का आता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाहे वो पॉलीएस्टर्स हों, चाहे वो पॉलीएमाइड्स हों, चाहे वो पॉलीयूरेथोन्स हों, दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप के मोनोमर्स जुड़कर हमें प्रोडक्ट की प्राप्ति करा रहे हैं, और हर दो मोनोमेरिक यूनिट्स के जुड़ने पर या तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, या अमोनिया निकलेगा, या अल्कोहल उसमें से निकलकर ये एक पॉली एस्टर्स हों, चाहे वो अमाइड्स हों या यूरेथेन्स हों,
एक पॉलीमर की प्राप्ति हो जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। रैपिड कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स with each other is characteristic feature of chain polymerization. Rapid combination of monomeric molecules with each other is a characteristic feature of chain polymerization. यानी चेन पॉलीमराइजेशन जो है उसमें रैपिड कॉम्बिनेशन होता है, क्विक कॉम्बिनेशन होता है मोनोमर मॉलिक्यूल्स का, और वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं, जिनको कि हम चेन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। Compounds having active multiple bonds have the tendency to undergo chain polymerization. हर वो compounds जिसमें multiple bonds हों और reactive nature के हों, वो chain polymerization undergo करते हैं, और chain polymerization reactions की वजह से polymers जो है उनकी प्राप्ति होती है। Addition और chain polymerization takes place by the following three main mechanism. अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो एडिशन या फिर चेन पॉलीमराइजेशन जो है वो तीन प्रकार से हो सकती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा, आयनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म के द्वारा, या कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के द्वारा। इसमें सबसे पहले हम फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये वो टाइप की पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हैं जिसमें कि फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं। So this reaction is carried out in the presence of initial substance. In the mechanism, polymerization occurs because of the breaking of initial substance. यानी जो initiator होता है, यानी जो एक monomeric unit है जिससे कि हम उस polymerization reaction को initiate कर रहे हैं, उसको हम initial substance यानी सबसे पहला use होने वाला substance. Initial substance breaks. यानी जो पहला मॉलिक्यूल जो हम यूज़ करेंगे वो टूटता है और हमें फ्री रेडिकल की प्राप्ति होती है, विच रिएक्ट्स विद द कंपाउंड कन्वर्ट्स इनटू न्यू फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल्स की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक बार यदि फ्री रेडिकल जनरेट होता है तो वो दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एक नए फ्री रेडिकल का जनरेशन कराता है। तो इसमें इसलिए जो पहला स्टेप है वो है इनिशिएटर्स का। इनिशिएटर्स आर अनस्टेबल कंपाउंड। ये इनिशिएटर्स जो हैं अनस्टेबल नेचर के कंपाउंड होते हैं और ये आसानी से होमोलिसिस रिएक्शन के द्वारा फ्री रेडिकल बनाते हैं। यदि ये होमोलिटिक रिएक्शन ना हो, होमोलिटिक रिएक्शन का मतलब है जो हमारा ग्रुप है वो इक्वल दो भागों में विभाजित हो जाता है। हेट्रोलिटिक यदि फिजन होता है तो हेट्रोलिटिक फिजन में एक एनायन और एक कैटायन का जनरेशन होता है, जबकि होमोलिटिक रिएक्शन में एक फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। तो अगर पेरोक्साइड का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो एक फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है, तो क्योंकि पेरोक्साइड में होमोलिटिक फिजन हुआ है तो हमारे पास दो फ्री रेडिकल्स पेरोक्साइड के प्राप्त होते हैं। तो हमेशा फ्री रेडिकल्स होमोलिटिक फिजन से ही प्राप्त होते हैं या होमोलिटिक रिएक्शन से ही प्राप्त होते हैं। तो इनिशिएटर्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्री रेडिकल्स। हीट एनर्जी से भी फ्री रेडिकल बन सकता है, लाइट एनर्जी से भी बन सकता है और कैटलिस्ट से भी बन सकता है। तो कंपाउंड्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट जैसे कि एजो कंपाउंड्स हों, पेरोक्साइड्स हों, हाइड्रोपेरोक्साइड्स हों, पैरासिड्स हों या पैरास्टर्स हों, ये हमें होमोलिटिक रिएक्शन के द्वारा पेरोक्साइड का फ्री रेडिकल बनाएगा या एजो से रिलेटेड बनाएगा, ये बनाता है। तो जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड का यदि हम लेते हैं तो हमारे पास जो फ्री रेडिकल प्राप्त होगा वो क्या करेगा, फ्री रेडिकल भी बनेगा और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी लिबरेट आउट हो जाएगी। अब ये जो कंटिन्यूटी है, ऐसे ही एजोबिस ब्यूट्रोनाइट्राइल का यदि हम बनाते हैं तो अगेन देयर इज़ अ फ्री रेडिकल का जनरेशन। एक्सेप्ट दिस इनिशिएटर्स आर ऑल्सो ब्रेकअप बाई अल्ट्रावायलेट, यानी ये सिर्फ हीट के द्वारा ही नहीं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के द्वारा भी फ्री रेडिकल जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर टर्शरी फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है। ऐसे ही फिर आता है इसका नेक्स्ट स्टेप जिसको कि हम चेन इनिशिएशन स्टेप भी कहते हैं। तो ये जो एजोबिस ब्यूटाइरोनाइट्राइल
का जो कंपाउंड है जब वो ब्रेक होता है हीट से, तो यहाँ पर अगेन 2 फ्री रेडिकल्स हमें प्राप्त होते हैं और नाइट्रोजन जो है वो निकल जाता है। इसके बाद जब एक बार फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है तो फिर आता है हमारा चेन इनिशिएशन का स्टेप, यानी चेन रिएक्शन का स्टार्टिंग। चेन इनिशिएशन से ही हमारा अभिप्राय है चेन रिएक्शन का स्टार्टिंग। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन फ्री रेडिकल। जैसा कि हमें पता है कि फ्री रेडिकल किसके साथ एसोसिएटेड है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होता है, देयरफॉर इट बिकम्स वेरी रिएक्टिव। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति जो है उसको बहुत अधिक कैसे बनाती है, रिएक्टिव बनाती है। इस वजह से वो आसानी से किसी भी कंपाउंड के साथ क्विकली रिएक्ट करता है और एक नया फ्री रेडिकल जो है वो जेनरेट हो जाता है। तो when it reacts with other compounds to form a new monomeric free radical, this reaction is called chain initiation। यानी एक फ्री रेडिकल किसी दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करने पर एक नया फ्री रेडिकल जो जेनरेट करता है वो चेन इनिशिएशन का स्टेप होता है। यानी एक फ्री रेडिकल से दूसरा फ्री रेडिकल, फिर सो ऑन फ्री रेडिकल्स का जेनरेशन होता चला जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम चेन इनिशिएशन स्टेप भी कहते हैं। फिर आता है चेन प्रोपोगेशन का स्टेप। प्रोपोगेशन से मतलब ही है, प्रोपोगेशन का मीनिंग यही है कि उस रिएक्शन की लेंथ को बढ़ाना या उस रिएक्शन के स्टेप्स को बढ़ाते चले जाना। तो चेन प्रोपोगेशन का मतलब, जो प्रोपोगेशन वर्ड का मतलब है, उस चेन को आगे लंबाई उसकी बढ़ती हुई चले जाना। तो इन दिस स्टेप मोनोमेरिक फ्री रेडिकल अगेन रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स containing double bonds to form new free radicals. In this step, various monomers join in this way and expansion of series takes place. तो in this step various monomers join in the way जिससे कि एक सीरीज का एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर मोनोमर्स जो हैं वो जुड़ते हुए चले जाएंगे और फ्री रेडिकल्स जो हैं वो जुड़ते जुड़ते नए नए जो मॉलिक्यूल्स हैं मोनोमर्स उनको जोड़ता हुआ चला जाएगा और इस तरह से चेन की लेंथ जो है वो बढ़ती भी चली जाती है। तो मोनोमर्स जुड़ते चले जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स और इस रिएक्शन की स्टेप को हम चेन प्रोपोगेशन का स्टेप भी कहते हैं। फिर यहाँ पर आता है हमारा, फिर ये हमारा यहाँ पर इस तरह से आएगा कि ये जो मोनोमेरिक यूनिट्स का अटैचमेंट है, ये टेल टू हेड हो सकता है, टेल टू टेल हो सकता है, हेड टू हेड हो सकता है। तो इन दिस स्टेप मोनोमेर यूनिट कैन अटैच टू मोनोमेरिक फ्री रेडिकल्स इन 4 डिफरेंट वेज। टेल टू हेड यानी 2 मोनोमेरिक यूनिट्स किस तरह से जुड़ेंगी, टेल टू हेड, मोनोमर फ्री रेडिकल और मोनोमर जुड़ा तो यहाँ पर हेड और टेल जो है वो जुड़कर मोनोमेरिक जो है वो एक डाइमर यूनिट बना रही है। फिर टेल टू टेल यदि होता है तो टेल टू टेल जुड़ेगा तो भी अलग टाइप से डाइमरिक यूनिट बढ़ेगी। तो जैसा हमने ए और बी में देखा तो दोनों में जो हमें डाइमर प्राप्त हुआ उसकी जो कॉम्पोजिशन है या उसका जो जुड़ाव है वो अलग अलग हुआ। यहाँ पर जो एक्स फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन छोड़ के जुड़ा है, लेकिन अगर टेल टू टेल जुड़ता है तो यहाँ पर दोनों जो फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो पास पास वाले कार्बन पे जुड़ जाते हैं। अगर हेड टू हेड जुड़े, अब अगर हेड टू हेड जुड़ता है तो हमारे पास 2 कार्बन एटम्स बीच में आ जाते हैं और फंक्शनल ग्रुप वाले जो कार्बन एटम्स हैं वो 2 कार्बन एटम्स से दूर हो जाते हैं। ऐसे ही ये हेड टू टेल जो है, हेड टू टेल भी जुड़ सकते हैं। तो हेड टू टेल यदि जुड़ते हैं तो अगेन व्हाट वी सी इज, तो एनर्जी लिबरेट्स आउट इन चेन प्रोपोगेशन स्टेप एंड ईच स्टेप न्यू फ्री रेडिकल इज फॉर्म। तो चाहे वो टेल टू हेड जुड़े, चाहे वो टेल टू टेल जुड़े, हेड टू हेड जुड़े या हेड टू टेल जुड़े, हर रिएक्शन के जो चेन प्रोपोगेशन स्टेप है इसमें एक न्यू फ्री रेडिकल बनता है और उसमें एनर्जी का रिलीज होता है। फिर आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो जैसा कि हम नाम से ही समझते हैं कि चेन का टर्मिनेशन हो गया, यानी हर बार मोनोमर जुड़ते जुड़ते क्या हो रहा है, पहले डाइमर बनता है फिर पॉलीमर बनता है और इस तरह से एक पर्टिकुलर स्थिति में आके
चेन का टर्मिनेशन करना पड़ता है। तो ये चेन का टर्मिनेशन करने के लिए इन दिस रिएक्शन मिक्सचर द रिएक्शन प्रोपोगेट्स टिल द प्रेजेंस ऑफ मोनोमर। जब तक वहाँ पर मोनोमर प्रेजेंट है, कोई रिएक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट है, तब तक वो रिएक्शन बढ़ती ही चली जाएगी या चलती ही चली जाएगी। परंतु जैसे ही मोनोमर ख़त्म होता है वैसे ही उस चेन का टर्मिनेशन हो जाता है। व्हेन टू सीरीज रिएक्ट्स विद ईच अदर देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्री रेडिकल स्टॉप्स। These steps are called as chain termination steps. These steps are possible in this way. अब ये चेन का जो टर्मिनेशन है, यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से चेन का टर्मिनेशन होता है, तो यहाँ पर हम जो पहला स्टेप देखते हैं इन दिस स्टेप टू फ्री रेडिकल्स कंबाइन टू फॉर्म ए बॉन्ड। दो फ्री रेडिकल्स अब कंबाइन करते हैं और एक बॉन्ड बन जाता है, तो ये टर्मिनेशन है बाय कपलिंग। तो पहला जो स्टेप है जिसमें हम कह रहे हैं कि चेन का टर्मिनेशन हो सकता है, तो ये जो कपलिंग की रिएक्शन है ये कैसे हुई है? इन दिस स्टेप टू फ्री रेडिकल्स कंबाइन टू फॉर्म ए बॉन्ड, और कपलिंग रिएक्शन से दो फ्री रेडिकल्स मिले और हमारी चेन की टर्मिनेशन हो गया। या फिर क्या होता है? इन दिस स्टेप बाय द ट्रांसफर ऑफ वन हाइड्रोजन एटम रिएक्शन टर्मिनेट्स। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन। तो यहाँ पर बेसिकली हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम के ट्रांसफ़र से भी टर्मिनेशन की रिएक्शन हो सकती है, इसलिए इस स्टेप को टर्मिनेशन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन भी कहा जाता है। फिर आता है हमारा चेन ट्रांसफ़र रिएक्शन। इन दिस दिस इज़ द अनदर मेथड ऑफ chain termination. In the presence of any specific compound, a change occurs in the process of polymerization. For example, on polymerization of styrene in presence of carbon tetrachloride, यानी स्टाइरीन का जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट अंडरगोइंग अंडर जनरल कंडीशन। मतलब जनरल कंडीशन में जो रिएक्शन होगा उससे ये फ़र्क होगा जबकि हम स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करा रहे हैं। बिकॉज इन दिस क्लोरीन कंबाइंस टू स्टॉप द रिएक्शन। यहाँ पर क्लोरीन की उपस्थिति जो है वो चेन को टर्मिनेट करती है, रिएक्शन को स्टॉप करने में। तो न्यू फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड एंड इट विल फॉर्म अ न्यू सीरीज। तो ये चेन ट्रांसफ़र टाइप ऑफ रिएक्शन है। फिर क्या है? इन दिस स्टेप टर्मिनेशन of one reaction and formation of new initiator occurs simultaneously, इसलिए इसको चेन ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो क्लोरीन की उपस्थिति की वजह से क्या हो रहा है? टर्मिनेशन हो रही है एक रिएक्शन को और एक न्यू इनिशिएटर यहाँ पर जनरेट हो रहा है। इस वजह से इस रिएक्शन को चेन ट्रांसफ़र रिएक्शन भी कहा जाता है। और लास्ट में फिर हम इनहिबिटर के बारे में बात करेंगे। इनहिबिटर आर दोज सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ विच द रिएक्शन स्टॉप्स। तो इनहिबिटर्स वो चीज़ें हैं, वो यूनिट्स हैं जो कि उस पूरी रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। दीज सब्सटेंसेस रिएक्ट विद फ्री रेडिकल्स एंड कन्वर्ट इनटू स्टेबल एंड इनएक्टिव फ्री रेडिकल। यानी ये क्या करेगा? स्टेबल और इनएक्टिव फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि वो रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे हाइड्रोक्विनॉन है, नाइट्रोबेंजीन है, डाइनाइट्रोबेंजीन है, बेंजोनाइट्राइल है। ये मेन इनहिबिटर सब्सटेंसेस हैं जो कि अगर हम किसी चेन रिएक्शन में इनका इंट्रोडक्शन कर देते हैं तो ये रिएक्शन जो है इनहिबिट हो जाती है। तो जो पॉलीमर सीरीज़ है उस पॉलीमर सीरीज़ के साथ यदि हम इनहिबिटर को ऐड कर दें तो ये क्या करेगा? पॉलीमर सीरीज़ जो है स्टेबलाइज हो जाती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस और यहाँ पर इनहिबिट हो जाती है कोई भी रिएक्शन। तो पॉलीमर सीरीज़ का अगर हम इनहिबिटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले स्टेप में तो क्या होता है? पॉलीमर सीरीज स्टेबलाइजेस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। फिर अगेन वो रिएक्शन जब कंटिन्यू की जाती है तो ऑन द अदर हैंड पॉलीमर पॉलीमराइजेस और फिर यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन होएगा। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गुड इनहिबिटर। तो जैसे हमने एग्जाम्पल्स लिया हाइड्रोक्विनॉन, नाइट्रोबेंजीन एक्सेट्रा के, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है
वो भी एक अच्छे इनहिबिटर के रूप में कार्य करता है और ये इनहिबिट करता है रिएक्शन को। तो ऐसे ही रिएक्शन को इनहिबिट करने के लिए ऑक्सीजन जो है वो भी एक अच्छा चेन टर्मिनेशन का हमारा सोर्स है। तो आगे हम आयनिक पॉलीमराइजेशन का नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।